नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप निरंतर लगे हुए हैं। हमने आधुनिक काल में भारतेंदु काल को पूरा कर लिया था। उसके बाद हमारा आता है दूसरा द्विवेदी काल। हम हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का रिवीजन कर रहे हैं। जो भी मेरी बहनें 80-85 लगभग 90 यानी 100 तक जो भी भाई या बहन देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इसी का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। यानी इस युग में खड़ी बोली हिंदी जो है उसका परिष्कृत रूप उभर कर सामने आया था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का था। तो इसलिए इसको जागरण सुधार काल, यानी जागरण तो पहले हो चुका था, पुनर्जागरण काल, उसके बाद उसमें सुधार हुआ तो जागरण सुधार काल इसको नाम दिया गया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अब जैसे एक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जो नए साथी हैं उनको हो सकता है इन दो नामों में कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको महावीर से याद रखना है कि महान है जो वीर, उसी के नाम पर किसी युग का या काल का नाम हो सकता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू हुआ था और उसी से द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में हिंदी साहित्य में अत्यधिक सुधार हुआ। गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा, यानी जागरण सुधार काल नाम इसे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया था। और दोनों ही गद्य और पद्य में खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को हिंदी काव्य की नई धारा कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा कहा है, क्योंकि इसमें कई प्रबंध काव्य लिखे गए थे इसमें, तो आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया है। इस युग में हिंदी भाषा के विकास में दो संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दो संस्थाएं हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा के विकास में। पहली है नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893 ईस्वी, यानी ये त्रैमासिक मैंने पत्रिका लिख दी, पत्रिका नहीं है ये, नागरी प्रचारिणी सभा है काशी में 1893 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी है सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। इन दो का हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नागरी प्रचारिणी सभा को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सरस्वती पत्रिका जो मासिक थी, इस पत्रिका के संस्थापक एक बंगाली व्यक्ति चिंतामणि घोष को माना जाता है। सरस्वती पत्रिका नाम आते ही हमारे मन में सीधा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, इसकी संस्था, इसको स्थापना करने वाले इस पत्रिका की चिंतामणि घोष थे। इस पत्रिका का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी थी उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। प्रारंभिक एक वर्ष तक 1900 से 1901 तक सरस्वती का संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। यानी एक साल तक एक मंडल के द्वारा इसका संपादन कार्य किया गया, जिसमें 5 विद्वान थे: किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 5 विद्वान थे इसके संपादन मंडल में। इसका सूत्र बना रखा है, देखिए, किशोर राधे श्याम कार्तिक में जगन्नाथ यात्रा पर गए, यानी किशोर से तो किशोरी लाल हो गई, राधे से राधा कृष्ण दास और श्याम से श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका हो गई, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये इसका सूत्र बना रखा है, वैसे याद ना रहे तो। इस पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक बाबू श्याम सुंदर दास 1901 ईस्वी में बने। यानी 1900 से 1901 एक साल तक तो 5 लोगों ने इसका संपादन कार्य किया, और 1901 में जाके स्वतंत्र जो संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास को बनाया गया। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। ये लाइन भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है आचार्य शुक्ल ने। सरस्वती पत्रिका के संपादक इस प्रकार से थे: प्रथम थे बाबू श्याम सुंदर दास 1901 से 1900
ईस्वी तक, यानी 1900 से 1901 में तो 5 ने किया था। उसके बाद प्रथम स्वतंत्र की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास। द्वितीय संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 से 1920 ईस्वी तक यानी द्विवेदी काल तक रहे वो। तृतीय थे देवीदत्त शुक्ल, 1920 से 1947 ईस्वी तक रहे थे। जब हमारे देश आज़ाद हुआ तब तक इसका प्रकाशन हुआ, तब तक देवीदत्त शुक्ल थे 1920 के बाद। नोट लगा के लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का प्रकाशन स्थल काशी से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। यानी काशी से प्रकाशन होना शुरू हुआ था इसका, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बने तो इन्होंने इलाहाबाद से इसको प्रकाशित किया था। अब है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग में दो प्रकार के कवियों की रचना देखने को मिलती है। एक तो अनुशासन की धारा के कवि, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लेखन कार्य किया, वो तो कहलाए अनुशासन की धारा के कवि। और दूसरे थे स्वच्छंद धारा के कवि, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में नहीं थे, अलग से, वो थे स्वच्छंद धारा के कवि। अनुशासन की धारा के कवि देखते हैं पहले। द्विवेदी युग में जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। इनमें प्रमुख कवि थे उपाध्याय सिंह अरिहोद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। ये द्विवेदी मंडल के कह सकते हैं या अनुशासन की धारा के कवि कह सकते हैं। इनका एक सूत्र बना रखा है, अयोध्या के श्री सियाराम के गुप्त लोचन। अयोध्या के श्री सियाराम के गुप्त लोचन, यानी अयोध्या से तो उपाध्याय सिंह अरिहोद बना रखा है, श्री से श्रीधर पाठक, सिया से सियाराम शरण गुप्त और राम से फिर हम रामचरित उपाध्याय बना सकते हैं, और मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। ये इनका सूत्र है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। ये 6 कवि हैं द्विवेदी मंडल के। अब है स्वच्छंद धारा के कवि। द्विवेदी युग के जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन को स्वीकार नहीं करके स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। इनमें प्रमुख कवि निम्न हैं: राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लाला भगवान दीन, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण को द्विवेदी युग के सेनापति भी कहा जाता है, क्योंकि सेनापति जी ने प्रकृति का वर्णन किया था, उसी प्रकार से द्विवेदी युग में प्रकृति का वर्णन राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था, इसलिए इनको द्विवेदी युग का सेनापति भी कहा जाता है। ये ऐसे ही सूत्र बना रखा है साथियों, रामू रुला गया नाथू राय को रामू रुला, इसी प्रकार याद करते समय सूत्र बना के लिखा था। आप इस सूत्र पर ध्यान ना देके वैसे अपना खुद का कोई सूत्र या फिर किसी चीज से आप जोड़ के इनको याद कर सकते हैं। अब आगे आती हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली की प्रधानता। इससे पहले हमने भारतेंदु काल पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग होता था, गद्य एवं पद्य में अलग अलग, लेकिन इसमें द्विवेदी युग में दोनों में ही खड़ी बोली की प्रधानता हो गई। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता। इतिवृत्तात्मकता जो है वो साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की ही एकमात्र विशेषता है, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता से तात्पर्य होता है काल कर्मानुसार, यानी वर्णन प्रधान जो रचनाएं होती हैं उनको इतिवृत्तात्मक रचना बोलते हैं। तो ये विशेषता जो द्विवेदी युग में ही देखने को मिलती है। उपदेश की प्रवृत्ति, यानी उस समय हमारा देश गुलाम था, तो देश को जगाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लोगों में उपदेश की प्रवृत्ति देखने को मिलती है रचनाओं में। राष्ट्रीयता की भावना, इस काल में आके राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी, जबकि भारतेंदु काल में हम देखते हैं कि राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति दोनों की मिश्रित जो रचनाएं प्रकाशित होती थी। उपेक्षित नारियों को महत्व, ये भी इस काल की एक अन्यतर विशेषता है, खासतौर से इसी काल की है ये। उपेक्षित जो हमारे इतिहास में जो नारी पात्र थे उपेक्षित, जैसे उर्मिला है और भी जो जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन नारियों को लेके रचनाएं की गई। स्वच्छंदतावादी विचारधारा, यानी एकदम से अपनी विचारधारा को लेकर खुले विचार अपने रखते थे इस काल के कवि। खंड काव्य की प्रधानता, यानी इसमें प्रबंध काव्य की बजाय खंड काव्य की प्रधानता रही। नारी सशक्तिकरण पर बल, क्योंकि अगर नारियों पर लिखा गया है, उपेक्षित नारियों को महत्व दिया गया है, तो नारी सशक्तिकरण पर तो बल रहेगा ही। ऐतिहासिक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, नीति और आदर्श का निरूपण और हास्य व्यंग्य की भी इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। ये इस काल के द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं।
अब सबसे पहले हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, जो इनके नाम पर ही इस काल का नाम भी है। इनको देखते हैं, इनकी रचनाओं को। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। जन्म स्थान है दौलतपुर, रायबरेली, यूपी। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अबला विलाप, महिला मोद, संपत्ति शास्त्र, नागरी तेरी यह दशा और साहित्य शिखर। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अनुदित रचनाएं हैं इनकी कुमार, संभवसार, ऋतु तरिंगिणी और गंगा लहरी। इनकी अबला विलाप महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा इनकी जो संपत्ति शास्त्र है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, अर्थशास्त्र से संबंधित। और महिला मोद भी इनकी प्रमुख रचना है द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कुछ लेख प्रकाशित किए थे, इनमें प्रमुख हैं, यानी इनके कुछ सरस्वती पत्रिका जब इन्होंने संपादन किया उसका, तो उसमें कुछ लेख प्रकाशित किए थे जो महत्वपूर्ण हैं। पहला लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, 1908 ईस्वी। यानी इस लेख के माध्यम से जो इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र हैं उनके प्रति लेखन की रुचि जगाने के लिए इन्होंने ये लिखा था, ये लेख लिखा था। उसके बाद ही जो ये उपेक्षित नारी पात्रों पर जो रचनाएं लिखी गई थी, तो इन्होंने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी कवियों की उर्मिला को लेकर जो उदासीनता है उस पर वो लिखते नहीं है, उसको दिखाते नहीं है, उस पर 1908 ईस्वी में। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, 1913 ईस्वी। आर्य समाज का कोप, 1914 ईस्वी। ये इनके प्रमुख लेख हैं जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। नोट: महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आरंभिक समय में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन किया करते थे, यानी ये इनका उपनाम था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य किया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। यानी गद्य और पद्य दोनों में, और परिमार्जित यानी निखरी हुई या फिर सब जो शुद्ध भाषा है उसको कह सकते हैं, उसका खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी संपत्ति शास्त्र रचना अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनका समस्त वाङ्मय महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है, यानी प्रमुख सारी जो इनकी रचनाएं हैं वो 15 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने पद्य की अपेक्षा गद्य का अधिक प्रचार किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य में सरलता, असलियत एवं जोश पर बल है और इनमें से भी असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। ये विचार डॉक्टर नगेंद्र के हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति। मैथिली शरण गुप्त: तुलसीदास भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि इन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो उन्हीं को लेकर इन्होंने तुलसीदास का उदाहरण दिया है कि तुलसीदास मानस नाद यानी रामचरित मानस कैसे लिख सकते थे यदि उन्हें महावीर, यानी यहाँ महावीर का अर्थ है हनुमान जी, तो महावीर का यदि उन्हें प्रसाद नहीं मिलता, यानी उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तो तुलसीदास जी रामचरित मानस कभी नहीं लिख पाते। तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ खुद को तुलसीदास माना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिखारी से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत इत्यादि सभी विषयों पर कविता हो सकती है। यानी जो काव्य के जो विषय हैं लिखने के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में उन पर विस्तार हुआ था, उन काव्य के जो विषय हैं लिखने के, तो उन्होंने कहा था कि हर प्रकृति की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी वस्तुएं हैं, उन सब पर काव्य लेखन हो सकता है, यानी सभी पर हम लिख सकते हैं। तो ये साथियों हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहें या जागरण सुधार काल कहें, उसकी विशेषताएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, ये हमने पढ़ी हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साथियों मैथिली शरण गुप्त, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, द्विवेदी युग के कहें या फिर वैसे हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल के कहें, बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इतना ही वीडियो अपलोड हो पाता है। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।